हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तथा आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे, यानी कि अभी तक जो है आपको 2 सेट हो चुका है, आज तीसरा सेट है। तो पिछला 2 सेट नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको, ये आपको रेलवे साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहीं पर आपको सारा वीडियो जो सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और आप लोग जो है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम का विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले समझते हैं एल्युमिनियम सल्फेट क्या। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ये होता है आपको Al2। एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है तो Al2SO4 का होल थ्राइस क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस ये होता है आपको एल्युमिनियम सल्फेट। इसको कौन सा धातु हम मिलाएंगे जो कि एल्युमिनियम को जो है विस्थापित कर देगा, ठीक है। एल्युमिनियम को विस्थापित करेगा। एल्युमिनियम को विस्थापित कौन करेगा, जो एल्युमिनियम से कम अभिक्रियाशील होगा वही मतलब सॉरी एल्युमिनियम से जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वही उसको विस्थापित कर देगा। इस समय देखिए एल्युमिनियम से अधिक अभिक्रिया कौन है तो ये मैग्नीशियम है, ठीक ना। तो जब हम इसमें मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो ये क्या करता है आपको, जब हम मैग्नीशियम को इसमें इसमें मिलाते हैं तो ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है आपको MgSO4 बना लेता है। यानी क्या हुआ कि एल्युमिनियम को विस्थापित कर दिया, ठीक ना। SO4 एल्युमिनियम को विस्थापित करता है, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या मिला है तो मैग्नीशियम मिला है, ठीक ना। तो ये समय बी हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम ही जो है एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। मानव शरीर में जो श्वसन वर्णक जो होता है वो कौन सा क्या है श्वसन वर्णक, तो वो श्वसन वर्णक जो है आपको हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन क्या है, ये आपको मानव का श्वसन वर्णक है, ठीक ना। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये आपको आरबीसी में पाया जाता है, ठीक। तो ये आपको कहाँ, लाल रक्त कणिका में पाया जाएगा श्वसन वर्णक। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। जैसे देखिए हीमोग्लोबिन है HB, ये जो है आपको ये ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है तो ये आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। यानी कि HbO2 बना लेता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 500 ओम प्रतिरोध वाली एक चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित EMF 5 वोल्ट है तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग को दिया क्या क्या है, देखिए 50 ओम का प्रतिरोध वाला एक चालक कुंडली है, यानी कि हमको R का मान दिया है। यानी R हमको नहीं, कोई भी चालक कुंडली है उसका R यानी प्रतिरोध कितना दिया है, तो ये दिया है आपको 50 ओम दिया है, ठीक है ना। क्या दिया है, तो ये 50 ओम दिया है, ठीक। परिवर्तनशील धारा तो प्रेरित EMF जो है 5 वोल्ट है, यानी कि विभवांतर यानी कि V का मान भी जो है हमको ये 5 वोल्ट दे दिया है। और हमसे पूछा क्या, तो प्रेरित धारा I का मान। तो हम ओम के नियम से जानते हैं कि ओम के नियम से क्या निकलता है, V बराबर IR, ये संबंध निकलता है, ठीक है। यहाँ भी क्या है तो विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है, ठीक ना। यहाँ हमसे I का मान पूछा है तो I धारा, I बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो V बटा R हो जाएगा, ठीक। तो V देखिए आपको कितना दिया हुआ है 5 वोल्ट, बटा R कितना है तो 50 है, ठीक। तो यानी कि 5 10 से 50 यानी क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 0.1 एम्पियर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा, ठीक। देखिए अभिक्रिया है आपको CH3 CH2 और OH और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक। तो इसका उत्पाद क्या होगा, देखिए ये अभिक्रिया क्या है, देखिए ये आपको एथेनॉल है। क्या चीज़ एथेनॉल है, तो CH3 CH2 OH ये एथेनॉल है। जब इसको हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, तो ये आपको एल्कलाइन KMnO4 और हीट और इसके उपस्थिति में ये क्या बनाता है आपको, ये एथिल अल्कोहल बना लेता है, ठीक ना। और एथिल अल्कोहल और जल, तो एथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3COH क्या है, ये एथिल अल्कोहल है, यही बना लेता है। ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ओवन
की रेटिंग अगर 2500 वाट है और इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी है। देखिए कोई भी उपकरण है उसका हमको प्रयुक्त किया हुआ ऊर्जा हमको निकालना है किलोवाट आवर में। तो हम कैसे निकालते हैं, तो सभी जितना दिया रहता है, जैसे रेटिंग यहाँ दिया हुआ है तो ये रेटिंग आपको 2500 दिया हुआ है, 2500 वाट गुना कितना देर तक चलाए, तो ये 5 घंटा, और टोटल को इसको जो है ना आपको 1000 से भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो 25 पचे 125 क्या हुआ, ये 125 बटा 10 हुआ, यानी क्या हो गया, तो 12.5 किलोवाट आवर हो गया, जो कि आपको ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान हमेशा क्या होता है। देखिए कोई भी माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना होगा, तो वो क्या करेंगे, तो यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को जो आपको म्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है सी, और माध्यम में प्रकाश का वेग भी होता है। ठीक है, यानी कि निर्वात में ये क्या है आपको, तो ये है आपको निर्वात में प्रकाश का वेग। ठीक, प्रकाश का वेग, और नीचे क्या है, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी भी माध्यम में। ठीक, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग, यही होता है आपको कोई भी पदार्थ का अपेक्षिक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। ठीक, तो यहाँ क्या करा है, कोई भी एक माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा क्या होगा, कोई भी माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक आप निकालिएगा तो वो क्या होगा, निर्वात में प्रकाश की वेग और माध्यम प्रकाश की वेग। जब भी होगा निर्वात में प्रकाश की वेग, तो कोई भी माध्यम हो तो वहाँ पर देखिए निर्वात है, यहाँ पर फ्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वेग अधिक होगा और नीचे क्या होगा, कम होगा। जब हम अधिक वाले में कम वाले से भाग देते हैं तो क्या होता है, तो हमें वैल्यू आता है हमको 1 से अधिक आता है वैल्यू। ठीक, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1 से अधिक, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकाश किरण एक उत्तल दर्पण के ध्रुव पर जाता है। ठीक है, एक आपको सॉरी उत्तल नहीं अवतल दर्पण है। ठीक, ये देखिए एक अवतल दर्पण बना लेते हैं, ये अवतल दर्पण है, पीछे से आपको कलई किया हुआ है। ठीक है, अवतल दर्पण ये क्या है आपके, इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, और ये ध्रुव है, यानी ये दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है इसे पी यानी पोल इन ध्रुव कहते हैं। ठीक है, क्या करा है, जब एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, देखिए ये कहाँ पर हुआ आपतित, तो ये ध्रुव पर आपतित हुआ है। ठीक है, ध्रुव पर आपतित हुआ है तो ये पुनः जो है ना ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच न्यूनतम कोण क्या होगा। ये देखिए आपको आपतित किरण है और ये है मुख्य अक्ष, यही तो इसका कोण होगा, तो ये जो है आपको न्यूनतम कोण यही होगा, तो यही न्यूनतम कोण जो होगा ये क्या होगा, तो ये आपको आपतन कोण कहलाता है, ये इंसिडेंस रे, तो इसको हम कहते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन उत्पन्न करेगा। देखिए लवण का निर्माण कैसे होता है, देखिए लवण कैसे बनता है, जब देखिए कोई भी एसिड जो है, कोई भी एसिड जब बेस से अभिक्रिया करती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको लवण यानी कि साल्ट और वाटर बनता है। ठीक ना, साल्ट और वाटर का आपको निर्माण होता है। और जब देखिए इसी में क्या होता है कि आपको परवल एसिड, यानी कि आपको परवल एसिड जब मिल जाता है, यानी कि ये आपको परवल अम्ल और दुर्बल क्षार रहेगा। ठीक, तो दुर्बल क्षार ये दोनों जब अभिक्रिया करती है तो ये क्या बना लेती है, तो ये आपको प्रबलता यहाँ किसका है, तो अम्ल का है, तो ये क्या बना है, तो ये अम्लीय, ये आपको अम्लीय लवण बनाती है। ठीक नहीं, ये अम्लीय लवण बनाता है। ठीक, उसी प्रकार अगर आपको परवल क्षार मिल गया, ठीक, परवल क्षार और दुर्बल अम्ल के साथ अभिक्रिया हुआ है, ठीक, दुर्बल अम्ल, तो आपको ये क्या बना लेगा, तो ये आपको क्षारीय लवण बना लेगा। ठीक, क्षारीय लवण बना लेगा। ठीक ना, लेकिन जब देखिए आपको परवल क्षार भी रहेगा, क्षार भी रहेगा परवल और अम्ल भी रहेगा परवल, तो ये कैसा होगा, तो ये आपको उदासीन लवण बनाएगा। कैसा बनाएगा, ये आपको उदासीन लवण बना लेगा। ठीक ना, तो यही उदासीन लवण है जिसका कि पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। ये देखिए कौन सा है इस समय से उदासीन लवण, देखिए तो देखिए इस समय से
कौन सा उदासीन लवण, देखिए जब देखिए आपको कि हम KOH एक क्या है आपको परवल अम्ल है, ठीक, KOH क्या है, सॉरी परवल क्षार है। जब इसको हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल एक है आपको परवल अम्ल है, इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमको बनता है कौन सा लवण प्राप्त होता है, तो आपको K2SO4 और जल प्राप्त होता है। ये जो है ये आपको उदासीन लवण है, ठीक ना, इसका pH मान 7 होगा, ठीक, क्योंकि ये देखिए ये आपको परवल क्षार है और ये भी परवल आपको अम्ल है, ठीक। तो दोनों परवल अम्ल और परवल क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो ये उदासीन लवण बनाएगा। ये क्या बनाया है, तो K2SO4 बनाया है और ये सब जो नहीं बनता है, ठीक ना। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो केवल 3, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2AgCl में 2Ag + Cl2 कब में विघटित हो गया है, तो उपरोक्त अभिक्रिया में घटित होने की प्रयुक्त स्थिति क्या है। देखिए ऐसा क्या हुआ, ऐसा काहे हुआ है, जिनकी 2AgCl है, जब इसको हम रखते हैं सूर्य के प्रकाश में तो ये आपको Ag और क्लोरीन में जो है विभक्त हो जाता है, ठीक। ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित चित्रों में विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाओं को दर्शाया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पहचान कीजिए। देखिए पहला ए नंबर देखिए, ये देखिए बगल में जो फोटो दिया हुआ है ए नंबर वाला, तो ये देखिए किसका है, तो ये आपको न्यूट्रोफिल का है, ठीक, यानी कि ए जो होगा ये न्यूट्रोफिल होगा, ठीक। तो ए न्यूट्रोफिल देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 3 गो में, यानी कि डी कट गया, ठीक है, डी तो नहीं होगा आंसर। देखिए बी नंबर देखिए कटा वाला जो है ये आपको, ये देखिए कटा वाला जो है ये आपको कैसा है, ये देखिए साइड में जो फोटो दिया हुआ है ये आपको इसोनोफिल है, ठीक है। देखिए इसोनोफिल, देखिए बी के बारे में इसोनोफिल मात्र ऑप्शन नंबर सी ही दिया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं सी क्या है, तो ये आपको सी आपको बेसोफिल है, देखिए बगल में ही दिया हुआ फोटो, ये क्या है आपको बेसोफिल है। और डी के बारे में क्या कहा है, तो डी देखिए गोलाकार है, तो पूरा यहाँ गोल देखिए सेल है, टी सेल, जिसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं, तो डी लिम्फोसाइट है। और ई के बारे में देखिए कटा हुआ भाग देखिए आपको मोनोसाइट है, तो ये आपको मोनोसाइट हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ देखिए आपको ये न्यूट्रोफिल है और ये देखिए आपको एसिनोफिल है और ये आपको बेसोफिल और ये आपको मोनोसाइट और इसके ये टी सेल और बी सेल, ये दोनों क्या है, तो लिम्फोसाइट का ही है टी सेल, ठीक ना। अब ये देखिए उसके बाद ये न्यूट्रोफिल है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो है ये आपको उत्तल दर्पण और समतल दर्पण ये दोनों में ही बनता है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में जो होता है इसमें जो है आपको आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, आभासी एंड वास्तविक दोनों बनता है, ठीक है। लेकिन ये समतल और उत्तल दर्पण जो है दोनों में किसी भी स्थिति में जो है हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। तो किस ऑप्शन में दिया है, ए और बी, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जिप्सम से प्लास्टर और पेरिस बनाने के लिए कितने तापक्रम की अभिक्रिया होती है, मतलब कितना तापक्रम की जरूरत होती है, ठीक ना। देखिए जिप्सम क्या होता है, तो जिप्सम होता है आपको CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक ना, 2H2O। ये क्या है, तो ये आपको जिप्सम है, ठीक। ये क्या है, ये है आपको जिप्सम, ठीक, ये जिप्सम, ठीक है। जिप्सम को हमको क्या बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है, यानी POP बनाना है। तो इस पर हम देंगे कितना टेम्परेचर देंगे हम 120 डिग्री सेल्सियस, जब इसमें हम टेम्परेचर देंगे तो ये क्या बना लेगा, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही क्या है आपको, यही है आपको POP, ठीक न, बना लेगा। और कितना जल का कितना अणु रहेगा, तो जल का देखिए 3/2 अणु रहेगा, ठीक न। तो यही हो जाएगा, ठीक है। कितना हम टेम्परेचर दिए, तो 120 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है। देखिए पौधा में जो होता है आपको अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये श्वसन के दौरान निकलता है, ठीक ना। ये अपशिष्ट उत्पाद में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पूछा है तो श्वसन के दौरान, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दूर में जो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में यहाँ पर आपको ऑक्सीजन निकलता है, ठीक नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है। यहाँ हमसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछा तो ये श्वसन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन को हमको चयन करना है। देखिए पहला कथन क्या कहा है कि न्यूटन ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम व्यवस्थित किया था और अष्टक नियम दिया था, सही बात है।
न्यूलैंड जो है ये इन्होंने अष्टक नियम दिया था, जो कि संगीत के सुर सारे गाँव पर आधारित था और ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। ये भी सही है। दो नंबर दिया है कि सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, सही है। सोडियम जो है लिथियम के बाद 8वां तत्व था, यानी कि ये पहला तत्व था और 8वां गुण का तत्व ये समान होता था, ठीक ना। 3 में कहा है कि कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व था, ये भी सही है। अब देखिए 4 नंबर में कहा है कि अष्टक नियम केवल मैग्नीशियम तक ही लागू होता था ना, ये गलत है। अष्टक नियम जो है ये मैग्नीशियम तक ही लागू नहीं होता था, ये कहाँ तक लागू होता था, ये कैल्शियम तक लागू होता था। कैल्शियम का परमाणु 20 था, ठीक ना। और उस टाइम जो टोटल 56 तत्व खोजे थे, जो कि 56वां तत्व कौन था, तो थोरियम था। थोरियम था, यानी कि यही तो गलत दिया हुआ है, यहाँ आपको मैग्नीशियम दिया है, यही गलत दिया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हमसे पूछा ही है तो गलत ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है, ठीक। देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, देखिए जैव निम्नीकरण पदार्थ वो पदार्थ होता है कि जो है ना आपको पर्यावरण में स्वतः अपघटित हो जाता है, ठीक ना। जो है आपको पर्यावरण में ये स्वतः अपघटित हो जाता है, स्वतः अपघटित हो जाते हैं कि अपने आप ये गल पच जाता है, वो क्या होता है, तो आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ देखिए किस ऑप्शन दिया है, देखिए बैटरी दिया है, सब्जी के छिलके, बासी रोटी, कांच, धातु, ये सब में तो हो जाएगा, लेकिन ये कांच जो है ये नहीं होगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। बी नंबर दिया है कि टेट्रा पैक, धातु, चमड़ा, बासी बिस्किट फली के टेट्रा पैक नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है कांच, कांच तो नहीं होगा। डी में दिया है कि अंडे के छिलके भी अपने आप गल जाता है, कागज भी गल जाता है, बासी बिस्किट भी गल जाता है, बासी बिस्किट भी सरुल जाता है, फल भी, सब्जी के छिलका भी, तो यानी कि यही सभी जो है आपको जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत प्रेषण लाइनों में के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, कि विद्युत प्रेषण लाइन में कि विद्युत हमको ले जाना है कहीं जगह, तो उस तार के रूप में सामान्यतः जो है ज़्यादातर किसका प्रयोग होता है, प्रमुख रूप से ये जो आपको तांबा का होता है, ठीक है ना। ऐसे तो सर्वाधिक चालकता देखिए, सबसे पहले देखिए आप चालकता जो होता है, चालकता का क्रम धातु में कैसे होता है कि सबसे अधिक चालक पदार्थ सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है। लेकिन सिल्वर का यूज़ कम किया जाता है, क्यों, क्योंकि सिल्वर जो है आपको सिल्वर जो है आपको महंगा होता है इसी कारण से, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की पट्टिका निर्मित करती है, तो इनमें से कौन से कथन सही है, ठीक है। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है, जब हम श्वेत प्रकाश को डालते हैं प्रिज्म के माध्यम से, तो ये विक्षेपित होकर जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक ना। ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है, क्या होता है, देखिए ए नंबर में दिया है लाल रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, नहीं, ये जो है आपको गलत दिया हुआ है, ठीक ना। यानी कि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है न्यूनतम होता है, ठीक ना। लाल रंग जो है आपको कम विक्षेपित हुआ है, कम विक्षेपित जो होता है उसका अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। देखिए बीम का है कि बैगनी रंग का विचलन अधिकतम है, ठीक है। देखिए बैगनी रंग यहाँ था, तो देखिए सबसे ज़्यादा लास्ट में ये बैगनी रंग गया, तो विचलन अधिकतम हुआ है, ये तो सही है, ठीक। यानी कि एक गलत था और बी सही है। सी नंबर का है कि कांच में श्वेत प्रकाश की सभी घटकों की चाल समान होती, नहीं, गलत है। देखिए कांच के अंदर जो होती है ये जितना भी श्वेत प्रकाश का घटक है सबका चाल अलग अलग है, इसका चाल जो है इसका तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, जिसका जितना तरंगदैर्घ्य होगा उसके हिसाब से उसका चाल होगा, तो यानी ये भी कथन गलत है, ठीक। यानी कि केवल जो है आपको बी नंबर सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ जंतुओं में विकसित जीवों के लिए लिंग निर्धारण को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। कुछ पर्यावरण कारण जैसे देखिए तापमान जो है यहाँ पर दिया हुआ आपको ऑप्शन में, तापमान जो है ये आपको लिंग निर्धारण में सहायता होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया था। देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी जो बनाया था इन्होंने ओकिरिया गैस जो होता है, ओकिरिया गैस, इसके लिए जो है इन्होंने जगह छोड़ दिया था, ठीक ना। उस समय जो है आपको ओकिरिया गैस यानी कि उत्कृष्ट गैस का जो है ना आपको खोज नहीं हुआ था, ठीक ना, उत्कृष्ट गैस का खोज नहीं हुआ था, तो इसी कारण से उन्होंने उसमें जगह छोड़ दिया था, यानी कि उस समय जो है उत्कृष्ट गैस का समूह का उल्लेख नहीं था, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र जो XY होता है इसके बीच क्या अंतर होता है, ठीक ना। देखिए मानव गुणसूत्र में होता है XY, जिसमें देखिए X गुणसूत्र है और ये Y गुणसूत्र है, दोनों के बीच अंतर देखते हैं। देखिए X गुणसूत्र क्या होता है, ये आपको लंबा होता है और
वाई गुणसूत्र क्या होता है, ये एक्स से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए एक्स गुणसूत्र ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों मौजूद। एक्स गुणसूत्र किस में होता है, पुरुष में भी होता है और महिला में होते हैं, लेकिन जो है वाई गुणसूत्र केवल पुरुष में ही होता है। यही जो है आपको लिंग निर्धारण करता है, ठीक ना। अब देखिए है आगे कि अधिक मात्रा में ये जीन होता है, ठीक नहीं, यानी कि एक्स गुणसूत्र में क्या होता है, इसमें अधिक मात्रा में जीन होता है, लेकिन वाई गुणसूत्र में कम मात्रा में जीन होता है, ठीक ना। अब देखिए चौथा अंतर है कि इसमें जो है नहीं, एक्स गुणसूत्र में अधिक मात्रा में डीएनए भी होता है, और लेकिन वाई गुणसूत्र में कम मात्रा में डीएनए होता है, ठीक ना। यहाँ हमसे इसके बीच क्या अंतर सही है, इसको हमको कहा है, तो देखते हैं इसका हम ऑप्शन को क्या आता है, ठीक। देखिए ए नंबर का इसके आकार में कोई अंतर नहीं होता, नहीं गलत है, क्योंकि देखिए आकार जो है एक्स गुणसूत्र लंबा होता है और वाई गुणसूत्र जो है छोटा होता है एक्स से, तो ये आकार में तो अंतर है ही, तो ये नहीं बोला है, जो गलत है। बीम का है कि एक्स गुणसूत्र बड़ा होता है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र क्या होता है, लंबा होता है, यानी कि बड़ा होता है, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है, यानी कि यही सही है, ठीक नहीं। इसके बीच में अंतर कौन सही हमसे पूछा है, इसका उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जब विद्युत उपकरणों के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित की जाती है, कितना है विभवांतर का मान दिया हुआ है भी, ये आपको 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक ना। उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, धारा यानी आई बराबर कितना दे दिया आपको 5 एम्पीयर, ठीक है। 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, विभवांतर को बढ़ाकर, ये जो विभवांतर V1 है इसको हम बढ़ा करके कितना कर दिए हैं, तो ये 110 वोल्ट कर दिया जाए, और तब हमको इसमें धारा पूछता है, ठीक है ना। कि आप किसको बढ़ाएं, विभवांतर को, यानी कि ये जो तार जो है, तार को नहीं बढ़ाए हैं, तार का प्रकृति तो सेम रहेगा, यानी कि पहले जो प्रतिरोध होगा वही प्रतिरोध अब भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकालते हैं पहला से, तो पहला से प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए V बराबर आई आर आपको फार्मूला होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपको V बाय आई हो जाएगा, ठीक। तो V हमको दिया हुआ है कितना, तो 50 वोल्ट बटा आई 5, यानी कितना हमको आ गया, तो ये 10 ओम आ गया प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध 10 ओम है। अब दूसरा देखिए वोल्टेज को 50 वोल्ट से जो है ना आपको बढ़ा करके विभवांतर को 110 वोल्ट कर दिया गया है, तब हमसे धारा पूछा है, ठीक ना। तब धारा हम निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो V बाय आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा V क्या है, यानी कि V2 जो है ये आपको 110 है, और R क्या है, तो ये 10 है, कितना जब 0 0 कट जाएगा तो कितना जाएगा, ये आपको 11 एम्पियर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया N2 प्लस XS2 में 2NH3 में x का मान क्या होगा, यानी देखिए मुख्य रूप से जो है आपको समीकरण को संतुलन करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिए LHS में जो है आपको कितना दूग नाइट्रोजन है, और RHS में भी दूग नाइट्रोजन है, तो सही है, नाइट्रोजन तक तो सही है। अब हाइड्रोजन में आइए, LHS में हाइड्रोजन यहाँ दूग है, लेकिन RHS में देखिए आप हाइड्रोजन कितना है, तो 3 दूनी 6 है। यहाँ भी हमको 6 हाइड्रोजन पुराना है, तो हमको x की जगह क्या दे देंगे, 3 दे देंगे, 3 दूनी 6 पुर जाएगा, और देखिए कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि x की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि सी अपना ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुतुक कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। देखिए वायुतक कोशिका जो होती है ये आपको पाई जाती है जलकुंभी में, ठीक है। किस में पाई जाती है, तो जलकुंभी में, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश को दर्शाए। देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ नियम होता है ये क्या कहता है कि जब दाएं हाथ के नियम में क्या कहता है कि देखिए आपको मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा को इस प्रकार रखना है कि तीनों के बीच जो है ना आपको 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है ना। ये क्या है, तो ये आपको अंगूठा है, और ये क्या है, मध्यमा, सॉरी ये मध्यमा नहीं है, मध्यमा नीचे वाला है, ठीक ना। ये है आपको मध्यमा, और ये आपको तर्जनी है, ठीक। ये तीनों को बना है, देखिए तीनों में आपको 90 डिग्री कोण बन रहा है एक दूसरे के बीच, यानी कि 90 डिग्री का कोण हमको बनाना है, ठीक। नहीं तीनों को समकोण रखना है, ठीक। तो क्या होता है, तो देखिए ये जो होता है ये अंगूठा क्या बताता है, तो ये आपको मैग्नेटिक फोर्स बताता है, ठीक ना। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बताता है। और ये क्या है, तो ये आपको है, ये है आपको तर्जनी, तो तर्जनी क्या बताता है, तर्जनी जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और ये जो है मध्यमा आपको बतलाता है, तो मध्यमा बताता है आपको करंट की दिशा, ठीक ना, ये आपको करंट की दिशा बताते हैं। हमसे कि किस किस के बारे में पूछा है, तर्जनी और मध्यमा के बारे में। देखिए तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और मध्यमा क्या बता रहा है, करंट यानी कि प्रेरित धारा को बता रहा है, जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो में सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और वीडियो समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर करें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया है, ठीक। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल PDF से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जो है आपको रेलवे साइंस 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया। उस प्लेलिस्ट में जो आपको सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।